नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी कोरोना के, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिर बात होगी राहुल गांधी को लिखे केंद्र सरकार की एक चिट्ठी की, जिसमें सियासी बवाल तेज हो गया है। और इसके बाद बात होगी यूपी निकाय चुनाव की। फिर बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और आखिर में बात करेंगे झारखंड की, जहां पर ईडी की कार्रवाई तेज लगातार जारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है और ये गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी भी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है और यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी बताया गया है। और इस बीच अब यह माना जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से लौटकर वापस आता नजर आ रहा है। 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, कोरोना एक बार फिर से दस्तक देता नजर आ रहा है देश में। ये देखिए, बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना वायरस जो है एक बार दोबारा से जो दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने जो है यहाँ पर बैठक जो बुलाई थी, आप जल्द जो बैठक थी, इसमें तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा उठी। जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। दिल्ली में आज जो बैठक हुई थी, बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने जो है साफ दिशा निर्देश दिए कि और कहा है कि जिस तरीके से कोरोना एक बार दोबारा दस्तक दे रहा है, भारत में अलर्ट हो गए हैं। तो उसी को देखते हुए आज पहली बार जब मीटिंग के अंदर मास्क लगा हुआ अनिवार्य देखा गया था, जिस तरीके से जो है उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए और कहा है कि हम एक बार दोबारा से ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इस पर दोबारा जिस तरीके से पहले भारत में फैला था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सपा साहब को जो है दिशा निर्देश दिया। और साथ ही कहा है कि भाई अब सबसे पहले एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं उनको जो है क्वारंटीन किया जाए और साथ ही मास्क भी लगा होना चाहिए, उनके सैनिटाइजेशन भी देखा जाएगा। और जिसको बुखार या कोई विदेश से लौटता है दिल्ली के लिए, तो उसे जो है क्वारंटीन भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो उसी को देखते हुए भारत कोरोना वायरस को देखते हुए जो है आज यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो बैठक थी, स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम डॉक्टरों के साथ में बैठक की थी और इसी में बैठक में साफ दिशा निर्देश यही दिए हैं कि जब कोरोना वायरस जो है दोबारा से देश के अंदर ना फैले, तो उसी को रोकथाम के लिए पूरी तरीके से सरकार जो है अलर्ट हो गई। और सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पिछली बार फैला था, तो फैलते हुए ना देखा जाए, तो उस पर अभी से जो रोकथाम के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। जी बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने ही रहिए, आपका रुख करेंगे फिर से। तो दरअसल कोरोना को लेकर के एक बार फिर से ये सतर्कता बताई गई है और कहा गया है कि दरअसल भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाना एक बार फिर से लोग शुरू कर दे। उधर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील भी कर दी है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। सरकार की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर गए थे? केंद्र सरकार की राहुल को चिट्ठी और अब जिसके बाद एक बार फिर से सियासी हलकों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। नितिन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से पत्र भेजा जा रहा है राहुल गांधी को और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोक दी जाए क्योंकि इससे कोरोना के विस्तार को लेकर के खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस आरोप यह लगा रही है कि अब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस
यात्रा से बौखला गई है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना वायरस को बढ़ते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने जो है एक चिट्ठी लिखी थी अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से चिट्ठी लिखी गई थी, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई है। और कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है इसमें जो पूरी तरीके से स्वच्छता व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए, और इस पर जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ में जो भीड़ चल रही है और भीड़ को देखते हुए जो है साफ साफ यही कहा है कि कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में जो दस्तक दे रहा है। तो उसी के नाम जो है यहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके नाम पर चिट्ठी लिखी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव हुए थे, खुद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मास्क लगा के गए थे, जिस तरीके से जनता को संबोधित भी कर रहे थे, जनसभाओं को भी संबोधित किए थे, लोगों से मुलाकात की थी और कहा था कि कोरोना जो बढ़ रहा है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रचार किए थे क्या उसमें रोकथाम की गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कांग्रेस ने साफ साफ निशाना साधा और कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और साथ ही इस पर जो साफ साफ यही कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है और तमाम यहाँ पर जो नेताओं को समर्थन मिलता हुआ देख रहे हैं, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। और साथ ही यही भी कहा है कि जिस तरीके कांग्रेस पे जो है भारत जोड़ो यात्रा, और साथ ही उसी पे जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस से पूरी तरीके से इसमें दस्तक दे चुका है, तो उसमें किसी न तरीके से इसे भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। और इसमें जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बीच में जो है मिलना जुलना और जो मास्क नहीं लगा रहे, तो उसी को देखते हैं यहाँ पर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में साफ साफ यही दिया गया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को कहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से इस यात्रा को रोका जाए, कि राजस्थान में जो यात्रा पहुंची हुई और यात्रा से जो लोग निकल रहे हैं इस पे जो है रोकथाम करी जाए और इन पे जो मास्क लगाया जाए, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बीच में मुलाकात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोकती है और रोकने की मंशा लग भी नहीं रही कांग्रेस की, तब सरकार का अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है कांग्रेस को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इन पे लगा हुआ राहुल गांधी जिस तरीके से जो है कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और जो राजस्थान आके पहुंची और राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में यही कहा है कि इस कोरोना वायरस की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोक सकती। जिस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिलते हुए देखा जा रहा है, तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और जिस तरीके से हार की जो जिम्मेदारी बताई गई है कि हार भी जो हिमाचल की हार थी, तो इस जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है हार मिली, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस की जिस तरीके यात्रा यहाँ पर चल रही है और लोगों के बीच में मिलना जुलना हो रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर जो लोगों से मिल रहे हैं, हाँ जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पे जो है आरोप लगाया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों को जो समर्थन मिलता है वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई और 2024 की जो तैयारी यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जो समर्थन है उसको देखते हुए कहा है कि 2024 में पूरी तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट करने की बात भी यहाँ पर कही है कि कांग्रेस को एक बार दोबारा से बहुमत मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो है उनको काफी दिक्कतों का भी सामना हो रहा है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि इस पे जो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाई जाए और जो कोरोना वायरस दोबारा से एक बार दस्तक दे रहा है, अलग अलग देशों में दस्तक दे चुका है, लेकिन भारत की बात की पूरी तरीके से तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने बताया किस तरीके से पत्र लिखा गया और उसके बाद अब पत्र की प्रतिक्रिया भी दी गई है और ये कहा गया है कि दरअसल सरकार और बीजेपी बौखलाई हुई है। उधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है और सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि दरअसल तारीख पे तारीख नायक इस बात को बोलता है। मतलब वो फिल्म का सिनेरियो क्या अब उत्तर प्रदेश में ये नजर आ रहा है क्या? तारीख पे तारीख निकाय चुनाव को लेकर। योगेश देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है वो इस समय कानूनी दांवपेच की उलझ में उलझा हुआ नजर आ रहा है और लगातार अगर आप देखें तो उस पर सुनवाई चल रही है।
अभी आज इस मसले को लेकर देर तक सुनवाई चलती रही। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें सुनवाई हुई। स्टेट और जो पीआईएल करता है उनकी तरफ से इसमें दलीलें रखी गई हैं, पूरी बातें सुनी गई हैं, लेकिन अभी इस पर और बहस की आवश्यकता है और इसीलिए जो सुनवाई है वो कल तक के लिए टाली गई है। यानी कि अब आगे की जो सुनवाई है कोर्ट की वो कल इसमें सुनी जाएगी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बातें जो कही गई हैं उस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल आज देर तक सुनवाई चली, दोनों पक्षों ने अपने अपनी दलीलें जो हैं वो रखी हैं, कोर्ट ने उन सभी को सुना है, लेकिन अभी भी इस पर जो है वो कानूनी दांवपेच जो है वो फंसा हुआ है और इसीलिए जो सुनवाई है उसको कल तक के लिए टाल दिया गया है। और जो स्टे लगाया गया था अधिसूचना जारी करने का उसको भी कल तक के लिए अभी फिलहाल टाला गया है, उसको भी एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अब कल एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा कोर्ट क्या कुछ अपना इस मसले को लेकर फैसला सुनाता है। दो जो पक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका उसमें पालन नहीं किया गया है और इसीलिए ये उनकी तरफ से पीआईएल दाखिल करी गई थी और उस पीआईएल पर जो है सुनवाई चल रही है। और इसी तरीके से अन्य 55 और जो पीआईएल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे दायर करी गई हैं इस मसले को लेकर। तो हालांकि जो एडमिट की गई है वो डॉक्टर वैभव की जो पीआईएल है उसको कोर्ट ने एडमिट किया है और उसी पर सुनवाई चल रही है और जो फैसला जो है इस पीआईएल पर आएगा वही फैसला बाकी सभी पीआईएल पर मान्य होगा। हालांकि अभी लगातार जो है इस मसले को लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। आज सरकार ने भी कोर्ट में अपना हल्फनामा जो है उसको दाखिल किया है, उसमें बताया है कि किस आधार पर उसने जो है वो ये आरक्षण जो है वो लागू किया है। ट्रिपल टेस्ट की जो बात कही जा रही थी उसका किस तरीके से पालन किया गया है, 2017 की जो सर्वे रिपोर्ट थी ओबीसी आरक्षण को लेकर उसी के आधार जो है वो इस बार 2022 के चुनाव में बनाया गया है, इस बात को सरकार ने रखा है। अब देखना होगा इस मसले पर जब कल सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल प्रियम, लेकिन इस दौरान अपीलकर्ता के वकीलों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जब ये बहस हुई, बहस के बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकल करके आए हैं तो पत्रकारों से उन्होंने वार्ता की होगी या फिर सरकार के वकील की तरफ से कुछ जानकारी दी गई क्या? देखिए जो पीआईएल करता है उनके जो वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मसले को लेकर जो है कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट में सभी पक्षों को रखा गया है। उन्होंने जो पीआईएल करता है उनकी तरफ से अपने सबूत जो है वो रखे गए हैं। सरकार ने अपना हल्फनामा जो है उसको दाखिल किया है। कोर्ट में अभी भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने फिलहाल अभी सुनवाई, चूंकि आज देर तक सुनवाई चलती रही, उसके बाद अब सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है और इसके साथ ही जो स्टे है अधिसूचना को जारी करने का उसको अभी बरकरार रखा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये कहा जा रहा है प्रियम कि यदि कोर्ट में, अदालत में ये मामला आता है कि दरअसल ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला जो है वो ठीक से नहीं अपनाया गया है, ट्रिपल टेस्ट पे से कराया जाने की आवश्यकता है, तो ऐसे में तो ये माना जाए कि 4 से 5 महीने के लिए चुनाव टल जाएगा? देखिए ये सब अभी कयासों का विषय है। देखना होगा कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला देता है और आरक्षण नीति फिर से लागू करने का अगर कोर्ट आदेश देता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा अधिक वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि फिर से सभी पूरा पुनरीक्षण करना होगा, सभी पूरा अध्ययन करनी होगी, हर सीटवार तरीके से आरक्षण जो है वो फिर से जारी करना होगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर जो है मुश्किल रहेगा। उसमें माना जा रहा है कि लंबे समय तक का जो समय है वो करीब 2 से 3 महीने का वक्त जो है वो फिर से लग सकता है और इसलिए जो चुनाव होने हैं वो भी टल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सभी की जो निगाहें हैं वो कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई कि कोर्ट क्या कुछ अपना आदेश सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एक बार फिर से तारीख टल गई है और कल एक बार फिर से निकाय चुनाव को लेकर के इस पूरे मामले पे कल सुनवाई होनी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एसआईटी जांच पर संतोष भी जताया है। हालांकि इस फैसले के बाद अंकिता के परिजनों को झटका लगा है। अंकिता के परिजन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एकलपेट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में एसआईटी की तरफ से संतोषजनक कार्य किया जा रहा है, जिस कारण इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, ये कहा जा सकता है कि दरअसल अंकिता भंडारी के परिजनों को ये हाईकोर्ट से एक झटका माना जाए, क्योंकि अब सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उस पर यह कहा गया है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। अभय,
संपर्क नहीं हो पा रहा, चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं अभय से। तो हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। एसआईटी की जांच को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए गए थे और विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन दरअसल हाईकोर्ट ने यह बात कही है कि एसआईटी अब ठीक जांच कर रही है और जांच में कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। और जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उस सीबीआई जांच की मांग की जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और एसआईटी का काम संतोषजनक है। कोर्ट की तरफ से इस बात को कहा गया है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह पूरा मामला है जिसमें अंकिता के परिजनों के साथ ही विपक्षी दलों ने भी ये मांग की थी कि दरअसल इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच की जाए, जो कि इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और एक बार फिर से अभय कैतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, ये माना जा सकता है कि इस याचिका के खारिज होने के बाद अंकिता के परिजनों को झटका है? जी बिल्कुल, इसे अंकिता के परिजनों को झटका नहीं बल्कि उन लोगों के लिए कहा जा सकता है कि जो लोग अनावश्यक रूप से इस मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का दबाव लगातार यहाँ पर कह सकते थे कि पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर पड़ रहा था, जिनकी तरफ से जांच में जो जांच की जा रही थी उसकी जो फाइनल चार्जशीट दाखिल होनी थी उस पर यहाँ पर देरी हो रही थी, उस पर जनता का दबाव लगातार यहाँ पर बढ़ रहा था। विपक्षी पार्टी भी लगातार पुलिस प्रशासन से या सरकार से यही मांग कर रही थी कि इस पूरे प्रकरण की जो जाँच है वो जाँच यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर कराई जाए। जो एसआईटी की जो जांच चल रही है उसकी फाइनल चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की जाए। उस पर एसआईटी की तरफ से कोर्ट में ही ये कह सकते हैं कि जो फाइनल चार्जशीट थी वो यहाँ पर दाखिल कर दी गई है। अब ये कह सकता है कि जो अंकिता के परिजनों की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप जो लोग इस पूरे क्षेत्र के जो दूसरे लोग जो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे वो लोग को हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी तरफ से सीबीआई जांच के लिए जांच के हाईकोर्ट की याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका को हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ने जो अपनी जांच यहां पर की है वो जांच सही रूप से आगे बढ़ी है। उस जांच में उन सभी मानकों को पूरा करने का काम किया गया, आरोपियों को पकड़ने का काम किया गया, उनसे जो पूछताछ होनी चाहिए थी, जो सबूत जुटाने के लिए पुलिस को जो काम करना चाहिए था, वो सब चीज़ें पुलिस प्रक्रिया ने अपने कानूनों के नियमों के रहते हुए उन सब चीज़ों को यहाँ पर किया है। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस प्रक्रिया का पालन भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में जो एसआईटी की जांच है उस जांच से अलग कोई दूसरी सीबीआई जांच, उन सब चीज़ों को कहना अभी कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगा या उन सब चीज़ों को भी मानना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एसआईटी की तरफ से जो काम किया गया वो सही है। और अब कानून में जो ये कह सकते हैं कि अदालत में जो लड़ाई लड़ी जाएगी उन सब चीज़ों में उन साक्ष्यों को पेश करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी उन सीबीआई जांच की मांग की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं चाहे वो विपक्ष हो या दूसरे सामाजिक संगठन हो, वो सरकार से लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ना तो कोई वकील अभी सीबीआई जांच को लेकर कोई वकील हाईकोर्ट पहुंचा है, ना ही कोई ऐसी पैरवी उनकी तरफ से की गई है। सिर्फ बयानबाजियों का दौर यहाँ पर जारी है। लेकिन एसआईटी ने जो काम अभी तक किया है उस एसआईटी की काम की रिपोर्ट में कहा जा सकता है कि जो 500 पन्नों की जो चार्जशीट बनाई गई है वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। उस पर 100 लोगों के गवाहों के भी बयान यहाँ पर दर्ज हैं और उन्हें गवाह के रूप में पेश करने की बात भी एसआईटी की तरफ से कही गई है। अब देखना यह होगा कि जब कोर्ट में इस बात की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी तो कोर्ट किस रूप में इस लड़ाई लेता है और क्या कुछ अपना फैसला यहाँ पर सुनाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो राज कोर्ट में एसआईटी की तरफ से पेश किए जाने वाले सबूतों के बाद ही खुल पाएंगे कि वो वीआईपी कौन था, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि अभी नार्को टेस्ट के हुआ नहीं है। उसको लेकर ये कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई यहाँ पर होनी है, तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें क्लियर साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पुलिस के एसआईटी ने जो जाँच की उसकी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़े थे। उधर झारखंड में चल रही ईडी की जांच में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू की तरफ से ईडी की कार्रवाई की जानकारी के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लगाने की बात की है जो ईडी की जासूसी कर सके। वहीं ईडी ने अपने शपथ पत्र में इस तरह के सबूत भी हाईकोर्ट में पेश किए हैं। अब इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार को फिर घेरा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, ईडी लगातार अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है और इसी बीच पक्ष और विपक्ष का जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ और अपडेट है खबर पर? देखिए, और ये बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी राज्य में, उसमें ईडी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। और अब जाकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जब कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने बातचीत की है महाधिवक्ता से। ईडी के काम के शैली के पर नजर जाए कि आखिर ईडी क्या है, और ये वक्त बजाते कहीं न कहीं ईडी ने अपने शपथ पत्र में हाईकोर्ट में दायर है और कहा है कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें जांच का दायरा और भी बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार सवाल खड़ी करती रही है और आज भी जिस तरीके से मामला जैसे ही सामने आया है वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार इस तरह के काम अगर कर रही है तो किस तरीके से आगे का कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ा प्रश्न है। और कहीं न कहीं राज्य में जिस तरीके से माइंस और मिनरल्स को लेकर अवैध खनन किया गया है, चाहे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं लोग, तो ऐसे में जांच पे असर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ईडी अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस मामले के आने के बाद से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में और कई नाम सामने आएंगे जिसको लेकर ईडी की टीम आगे जांच कर पाएगी। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में और उसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो रेकी करने की बात कही जा रही है, उसके जासूसी करने की जो बात कही जा रही है, वो भी सबूत पेश किए गए हैं ईडी की तरफ से। तो ऐसे में माना जा सकता है कि सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार अक्सर इस बात का हवाला देती है कि वो अदालत का रुख करेगी। देखिए, राज्य में लगातार इस तरह की बात चल रही है, सहमत का खेल लगातार चल रहा है। जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार ईडी पे, केंद्र सरकार पे और कई एजेंसियों पे कहीं न कहीं आरोप लगाती रही है, वहीं जांच एजेंसियां अपने सबूतों के आधार पे बार बार कोर्ट में अपनी दलीलें दे रही हैं और साथ साथ ये भी कह रही है कि आने वाले समय में और भी जो सबूत आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो मामला आया है, इसको देखकर एक बात जरूर सामने आ गया है कि सरकार और ईडी दोनों के बीच टकराहट है। और जिस तरीके से मामले सामने आते जा रहे हैं उसके बाद से मुझे लगता है कि ईडी की कार्रवाई और आगे तेज होगी और हो सकता है कि कई बड़े लोगों पर भी आने वाले समय में शिकंजा कसा जा सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से ईडी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।